यूट्यूब पर भी सुनते होंगे मोटिवेशनल स्पीकर को। अभी मैं लगभग 5-6 महीने हो गए, फरवरी महीने में मैं जेल गया था, घबराना मत। वहां पर भी स्पीच देने के लिए कैदियों को, वहां के जेल के कैदियों को मैंने स्पीच दी थी, सेंट्रल जेल छिंदवाड़ा के अंदर। कि वहां कैदी भी जो थे, उन कैदियों को भी कोई ना कोई सुनाने आ जाता है। मैंने बाकी लोग जो पुलिस अधिकारी थे उनसे भी कहा कि सबको लगता है जेल के अंदर बंद है कैदी, यही कैदी है, लेकिन जो संसार के अंदर भी बंधन में पड़ा है वो भी कैदी है। आप लोग कैदी हो कि नहीं हो? कैदी है। छूटना चाहते हो कि नहीं छूटना चाहते? किससे छूटना चाहते हो? बंधनों से, दुख से, पराधीनता से। तो उससे छूटा कैसे जा? छूटने के लिए क्या चाहिए? कि छूटने के लिए जीवन जीने की कला चाहिए। यदि जीवन जीने की कला हो तो कोई जेल में हो या महल में हो, वो दोनों परिस्थिति के अंदर प्रसन्न रहता है। ये प्रसन्न रहने की कला आज हम आप सबको बताएंगे। आज हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे और यदि अधूरी रह जाएगी और आपकी जिज्ञासा रही तो जितना हमारे पास जितने दिनों का समय है उसमें एक और सेशन करेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप बताना। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें तो टैलेंट की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा? आवाज नहीं आई। किसकी चर्चा? टैलेंट। हर माता, हर पिता या हर बच्चा, हर कोई व्यक्ति टैलेंटेड बनना चाहता है। मेरे अंदर कोई टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट, टैलेंट। सारी दुनिया टैलेंट की गुणगान करती है, टैलेंट की महिमा गाती है, लेकिन टैलेंट होता क्या है? कोई बताएगा मुझे टैलेंट क्या होता है? अच्छा बताओ ना बेटा, टैलेंट क्या होता है? सरल प्रश्न पूछा है, टैलेंट बोलो बोलो हाँ। तुम्हें टैलेंट मतलब क्या होता है? दूसरों से हटके काम करना, दूसरों से हटके काम करना, इसका नाम टैलेंट है। और कोई बताएगा? क्योंकि आपका सेशन तो वन वे नहीं होना चाहिए, वॉलीबॉल जैसा होना चाहिए। यहाँ से हम फेंके, वहां से आप कुछ बोलो। बात तो ऐसी हो तो मजा आएगा कि वन वे बोल के चले जाएंगे। आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, तब तो ये चर्चा करने की सार्थकता है। बताओ बेटा, टैलेंट किसे कहते हैं? इसने बताया सबसे हटके काम करना, इसका नाम टैलेंट है। और अपने अंदर की कोई बहुत अच्छी क्वालिटी हो, इसको टैलेंट कह सकते हैं। और फटाफट बोलते जाइए जो दिमाग में आ रहा है। कोई लोग जन्म से होते हैं, बाय बर्थ, जन्म से बाय बर्थ कोई टैलेंटेड होते हैं। अब ये तो आपने टैलेंट के कौन होते हैं, कैसे होते हैं ये बताया। टैलेंट किसे कहते हैं? आप टैलेंट किसे मानते हो? चलो ये बताओ किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे। टैलेंट किसे मानते हो आप? बताओ बताओ जो मन में आ रहा है। अरे विशेषता तो हो गई, टैलेंट पूछ रहे हैं। टैलेंट क्या होता है? ये तो बात ऐसी हो गई, हम घरों में जाते हैं भोजन करने के लिए, जब पानी लेते हैं हमने कहा भैया इसकी क्या मर्यादा है, पानी की क्या मर्यादा है? पंडित जी 24 घंटे का उबला पानी। अब ये सही उत्तर है कि 24 घंटे की मर्यादा उबला पानी। अरे भैया उबला पानी है तो कितने बजे तक मर्यादा है ये बताओ। शाम को उबाला तो 24 घंटे शाम तक गिनेंगे, सुबह उबाला तो सुबह तक गिनेंगे। जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर आना चाहिए। बच्चे को स्कूल में टीचर ने पूछा कि लेट कैसे हो गया? बोला देर हो गई। उत्तर सुना हमने ऐसा, लेट कैसे हो गए? बोले देर हो गई। उत्तर देर हो गई। या इंग्लिश में पूछा लेट कैसे हो? वहां तेरा देर हो गई। तो पूछ रहे हैं टैलेंट क्या होता है? टैलेंट किसे कहते हैं? बताओ टैलेंट आप किसे टैलेंट मानते हो? कला को टैलेंट कहते हैं। कला को टैलेंट कहते हैं। कला कौन कौन सी? किसी भी प्रकार की। अरे वो आपको बताना है ना, कौन सी कला? डांसिंग, सिंगिंग। डांसिंग, ऐसे बताओ ना, डांसिंग सिंगिंग। क्योंकि आपके प्रश्न लेके तभी तो हम समाधान करेंगे। डांस को टैलेंट कहते हैं, इंडिया गॉट टैलेंट, ऐसे सब कार्यक्रम आते ना। मैजिक करना टैलेंट है, सिंगिंग करना टैलेंट है, और क्या टैलेंट? हाँ, पेंटिंग करना, स्केच करना, ये कोई टैलेंट है। डिसीजन मेकिंग, ये कह रहे डिसीजन मेकिंग टैलेंट है। तो जिसको आप टैलेंट कहते हो, सारा जगत जिसे टैलेंट कहता है, उसे ज्ञानी जन कहो, बुद्ध जन कहो, वो टैलेंट नहीं कहते। क्या कह रहे हैं? जिसको सारा जगत टैलेंट कहता है उसको ज्ञानी जन कहो, बुद्ध जन कहो, वो टैलेंट नहीं कहते। अपने आचार्य जिन तारण स्वामी उसे टैलेंट नहीं कहते, कुंद आचार्य ने उसे टैलेंट नहीं कहते। तो टैलेंट होता क्या है? मैंने
की बात है कि हमें टैलेंट वास्तव में क्या है ये नहीं पता। सारा जगत जिसे टैलेंट कहता है उसी को टैलेंट मानते हैं और उसी टैलेंट को देख करके सोचते हैं किसी का गला फटा पास की होना और किसी को गाता हुआ देखे और इनाम मिल रहा हो फर्स्ट रैंक तो सोचता है मैं भी शुरू कर दूं गाना, मैं भी गाना सीख लूं और अच्छी आवाज में फिर भी चाहता है मैं गाऊं। किसी डांसर को देखना, सबकी ये मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप जो देखते हो वो बनना चाहते हो। आप कोई डांस शो देखो, टीवी के अंदर डांस शो देखो, अच्छा डांस देखो तो आपका मन क्या होगा? डांस सीखना चाहिए, डांस अच्छा है। सिंगर को देखो तो सिंगर बनने का भाव होता है। पेंटिंग को देखो कुछ ऐसे एकदम अट्रैक्टिव, सोचते मैं भी पेंटिंग सीखूं। माने जगत की विधाओं को जो टैलेंट कहते हैं वो बनने का तो भाव होता है। ऐसा टैलेंट हमारे अंदर हो ये तो बनने का भाव तो होता है हमारा। लेकिन भैया ये टैलेंट नहीं। आज लोगों के पास डिग्रियां इतनी हो रही है लेकिन टैलेंट नहीं। क्या कह रहे हैं? डिग्रियां बहुत हो रही है लेकिन टैलेंट नहीं है। आप किसी इंजीनियर को किसी को सामने लाओ और फिर उससे कहो भैया ये काम करना है, ऐसा करना है। आप किसी कृषि विभाग वाले, कृषि विभाग में जो करते हैं ना, मैंने इसकी पढ़ाई करते हैं, क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर करने वाले, पढ़ाई करने वाले को खेती करना नहीं आता है और जो पूरे गांव के दादाजी है सिर पे गमछा बांधा है वो सिखाते हैं उनको, एग्रीकल्चर वाले को कि कैसे बीज डाला जाता है, कैसी भूमि होनी चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए। वो अनपढ़ व्यक्ति सिखाता है खेती कैसे करनी चाहिए और वो लोग रिसर्च करने के लिए गाँव में जाते हैं किसानों के पास, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाले। और बताओ टैलेंटेड कौन है? डिग्री वाला है कि किसान है? किसान। और आगे अपन बढ़ते हैं कि टैलेंट हम उसे नहीं कहते कि जो दुख के काल में, प्रतिकूलता के काल में टेंशन दे, उसे हम टैलेंट नहीं कहते। माने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर देख लो, बड़े बड़े फिल्म स्टार देख लो, जरा सी कुछ प्रॉब्लम हो गई सुसाइड कर लेते। एक नाम आपने सुना होगा, कौन सा था वो? सुशांत सिंह राजपूत। बताओ फिल्म स्टार, इतना बढ़िया सब कुछ बाहर की दृष्टि से कहे तो बताओ उसने सुसाइड क्यों किया? इतना टैलेंटेड था, हर तरह की जो बॉलीवुड के लिए चीज चाहिए, डांस वगैरह, एक्टिंग वगैरह सब अच्छी थी, तो उसने सुसाइड क्यों किया? कि जरा सा भी पेशेंस नहीं। लेकिन देखो भैया, जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं वो कभी डिप्रेशन में नहीं आते। आप जिनको टैलेंट मानते हो ना, जैसे कोई सिंगर का टैलेंट रहता है, सिंगिंग में आपने अच्छा कुछ कर लिया, आपको थोड़ा सा अचीवमेंट भी मिल गया, एक आध फिल्म में आपको गाने का अवसर मिल गया और फिर अपने को चांस ना मिले, दूसरे को ही चांस मिले, अपने बाहर आया हुआ वो सितारा बन जाए, स्टार बन जाए, तो बताओ उसकी प्रशंसा, उसका नेम, उसका फेम आप देख सकते हो? विचार करना, हर फैकल्टी के लिए आप विचार करना, दूसरों की क्या बोलते हैं अपन, बढ़ती को आप देख सकते हो। आपने दुकान सालों से जमा के रखी है और आपकी दुकान सालों से चल रही है और कल को कोई एमबीए पढ़ के आपके सामने एक दुकान खोल दे और कुछ बिजनेस की कला, मार्केटिंग वगैरह उसका अच्छा हो, आपकी दुकान ठप हो जाए जो सालों से चल रही थी और उसकी दुकान चलने लगे, तो बताओ क्या होगा? आपके परिणाम क्या होंगे? कोरोना के अंदर बहुत लोगों को ऐसा हुआ, बिजनेस ठप हो गया, कई लोग सुसाइड कर रहे, कई लोग कोरोना से मर गए, कई लोग कर्जे में मर गए। बताओ ये टैलेंट है? यदि आपको सुसाइड करने का भाव आता है, आपको मरने का भाव आता है, दूसरे से ईर्ष्या भाव होता है, तो आप टैलेंटेड नहीं हो। माने टैलेंट हम बाहर की विधा को, बाहर की चीज को टैलेंट समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो टैलेंट है ही नहीं। माने यहाँ पर सब लोग, कोई बच्चा आता है, आपको फूलना बोलते क्या बोलते? फूलना, वो कौन सा करते हैं? मोहन बाउल जी के फूलना सुना दे, शून्य स्वभाव का पूरा ये जितने भी कारिका है सब सुना दे, और ग्रंथ के 14 ग्रंथ है ना, 14 ग्रंथ के पूरे मुंह जबानी सुना दे, आप उसे क्या कहोगे? टैलेंटेड। अरे क्या दिमाग है, जो भी फूलना नंबर पूछा सीधा फूलना शुरू कर दिया। अरे वाह क्या टैलेंटेड है, कितना इंटेलिजेंट है। हम क्षोभम ज्ञान को इंटेलिजेंट समझते हैं, क्षोभम ज्ञान को टैलेंट समझते हैं, लेकिन ये टैलेंट नहीं है। जब प्रतिकूल अवसर आए और आप भेद भी किया नहीं करो, उस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन निकालो, वो है असली टैलेंट। समझ में आया कहां से कह रहे बात? कि जब भी कोई प्रतिकूलता आए, जब भी कोई प्रसंग बने,
आप उससे भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान समझते हो सब लोग? ये शब्द तो सुना होगा सबने। सरल शब्दों में कहें तो उस प्रॉब्लम को ना देखो, उसका सॉल्यूशन देखो। ये है असली टैलेंट। प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम ना समझो, अरे इतनी सी बात, अरे हम सॉल्व कर देंगे। क्यों? वो है असली टैलेंट है, वो है असली योग्यता। माने देखो, एक अंतरिक्ष में उड़ान भर रहे हैं, ये सब नासा वाले जो है ना, ये सब उड़ान भर रहे हैं, इसका नाम टैलेंट नहीं है। एक बहुत अच्छे राइटर, माने बहुत अच्छे राइटर हो, डॉक्टर हो, आपको लगता है बड़े टैलेंटेड है, समझदार लोग उसे टैलेंटेड नहीं मानते, क्योंकि भैया बाहर का ये टैलेंट जिसे दिखाई देगा ना, कब पाप का उदय आए और वो विधा जो आपकी है वो जीरो हो जाए पता नहीं चले। कितने ही फिल्म स्टार, कितने हीरोइन वगैरह जो फिल्म इंडस्ट्री में आए, आपने शुरू में देखे, अब कितने लोग पूछ रहे कितनी फिल्में आ रही होंगी। कितने ही डॉक्टर शुरू में अच्छी उनकी कमाई हो रही थी और फिर नंबर 2 करने लगे, सब पेशेंट को करने लगे। बताओ कहाँ गया उसका पुण्य? ये सब जो दिखाई देता है आपको, असली में ये टैलेंट नहीं। माने जो अभी हमने कहा कि जनरल नॉलेज इकट्ठा करना और वो उस जाति का बाहर में टैलेंट होना, इसको टैलेंट नहीं कहते। डिग्री आपको मिल गई, टैलेंट नहीं। लोग डिग्रियों के पीछे भागते, डिग्री हो जाए फिर तो नौकरी मिल जाएगी। आजकल डिग्रियों के दम पर नौकरी नहीं होती, टैलेंट के दम पर नौकरी मिलती है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको नौकरी मिलेगी। उसके लिए भी आज देखो, अभी कोरोना के काल में 10वीं वालों को ऐसे ही पास कर दिया। आप क्या किया था? 10वीं वालों को ऐसे ही पास कर दिया था ना, मैंने ज़्यादा कुछ वो मानी का शायद परीक्षा भी पता नहीं, ऐसे ही पास कर दिया हमारे मुंबई में, कैसा हुआ। और बच्चे खुश हो रहे हैं, अरे 10वीं ऐसे ही पास हुए, 90% आए, ऐसे आए। तो बेटा अभी भले ही 90% आगे तेरे, आगे जब तुम जॉब के लिए जाएगा ना, तो कंपटीशन वाली एग्जाम होगी, सब तेरा टैलेंट तब पता चलेगा। तो डिग्री दिखाएगा ना, जब 90% आ गए, 98 आ गए, तो वहाँ टैलेंट दिखा जाएगा कि सच में कितना क्या आता है। आप टीचर हो ना, तो टीचर है यहाँ पर, कितने ही आपने देखे होंगे टीचर गवर्नमेंट टीचर है, और गवर्नमेंट टीचर ऐसे है 1.5 लाख की पगार मिल रही है। और फिर एक न्यूज रिपोर्टर आया इंटरव्यू लेने के लिए, बोले काय के टीचर हो? बोले मैथ्स के टीचर है। 15 into 3 कितना होता है? बोले अभी मैं डिस्प्रेशन में हूँ। किसमें हूँ? डिस्प्रेशन में हूँ, अभी 15 दिन बाद आना तब जवाब दूंगा। किसमें है? डिस्प्रेशन में। डिप्रेशन में कि डिस्प्रेशन में? एक संस्कृत के टीचर को पूछा, भैया तुम ये थोड़ा सा बताना मुझे, इसका अर्थ क्या होता है? बोले आप कौन हो? हम जवाब नहीं देंगे। अब है संस्कृत का टीचर, है मैथ्स का टीचर, लेकिन सिंपल वाली चीज नहीं आ रही। इंग्लिश का टीचर है, स्पेलिंग नहीं आ रहा है। बताओ, डिग्री है, नौकरी मिल गई, लेकिन टैलेंट नहीं। बताओ देश का कैसे विकास होगा? टैलेंट किससे कहते हैं? या एक परिभाषा नोट कर देना, बस सच्ची योग्यता है टैलेंट, वो सच्ची योग्यता है जो प्रयोजनभूत लक्ष्य की पहचान कराकर निर्विघ्न प्राप्ति की कला सिखाए। थोड़ा सा और सरल करते हैं कि प्रयोजनभूत क्या है और अप्रयोजनभूत क्या है, इसका ज्ञान करके प्रयोजनभूत लक्ष्य की पहचान करके उसकी प्राप्ति कराए निर्विघ्न रूप से, इसका नाम है टैलेंट। अब हमारा लक्ष्य क्या है, करिए बताओ, लक्ष्य क्या है? व्हाट इज गोल? लाइफ का गोल क्या है? तो विचार करके बताओ। गोल नहीं पता किसी को, ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हो, दिन रात लगे हैं। हमारे लाइफ का गोल क्या है? कोई बताएगा गोल? सुखी होना गोल है। चलो आपने कहा सुखी होना गोल है। अब सुखी होने के लिए, उस गोल की प्राप्ति के लिए क्या क्या कर रहे हो? सुखी होने के लिए क्या कर रहे हो? आपसे पूछेंगे, आपकी अदालत होती है, आपकी अदालत आपसे पूछेंगे और फिर हम जवाब देंगे। बताओ, आपके जीवन का गोल सुखी होना है, और उस सुखी होने के लिए आपके पास क्या टैलेंट है? टैलेंट के लिए थोड़ी चर्चा की ना हमने। अब पहले गोल बता दो, गोल क्या है? सुखी होने के लिए क्या करते हो? सुखी होना गोल है। अब सुखी होने के लिए क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए? पैसा। सुखी होने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कितने लोग सहमत है? हाथ खड़ा करें। भैया खड़ा तो करो, एक साथ दो, सब एक पार्टी में आ गए। देखो ये बच्चे ने सही उत्तर दिया है। क्या कह रहे? बच्चे ने सही उत्तर दिया है, सुखी होने के लिए पैसा चाहिए। और कितने लोग सहमत है? मंदिर में 44 में बैठे हो ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। बाहर के बच्चा कहे हमको तो मंदिर रहना है, ये करना है, वो करना है। बेटा देखो,
पहले जब छोटे, आप खुद ठगा रहे हो, जब बच्चे छोटे होते ना तो माँ कहती है बेटा पढ़ाई कर ले, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी के बाद कहती है शादी नहीं होगी, लड़की मिलेगा कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो, और फिर पढ़ने लिखने लग गया तो बेटा कुछ कमाओ, अच्छे कमाओगे तो शादी होगी। अब शादी क्यों करना है भैया? पहले तो पढ़ाई क्यों करना है? नौकरी के लिए। अब नौकरी क्यों करना है? छोकरी के लिए। अब होना क्या चाहते हो? सुखी। होना क्या चाहते हो? सुखी होना चाहते हो। बड़े पंडित साहब बोले लड़की शादी क्यों करती है? बोलो सुखी होने के लिए। लड़का शादी क्यों करता है? सुखी होने के लिए। फिर पंडित साहब बोले दोनों दुखी है इसलिए सुखी होना चाहते हैं। अब दो दुखी मिलके सुखी कैसे होंगे? दोनों दुखी है, लड़का भी दुखी लड़की भी दुखी, होना चाहते हैं सुखी, अब दो दुखी मिलके सुखी कैसे होंगे? मैंने हम सुखी होना तो चाहते हैं, लेकिन सुखी होने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? कह रहे सारी पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिल गई तो सुखी हो गए। ऊपर से बॉस का प्रेशर आ रहा है, ऊपर से इसका ही आ रहा है, जो जॉब कर रहे होंगे उनको पता है कितना करना पड़ता है, टारगेट पूरा करो, नहीं तो प्रमोशन नहीं होगा, सैलरी आधी हो जाएगी, जॉब चली जाएगी, दूसरे और भी पड़े हमारे पास इंटरव्यू के लिए, तो बताओ कितना प्रेशर हो रहा है, कितना ये हो रहा है। सुखी होने के लिए जॉब कर रहे थे, लेकिन क्या हो गया? दुखी हो गए। अब शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाओगे। कितने लोग सुखी हो गए भैया? हाथ खड़ा करना। ये तो कैसी चीज है, एक अनंतवती की गाथा है, उसमें पंडित साहब ने लिखा। अब देखना बच्चों, मम्मी पापा भी बोलते हैं बेटा एक बार शादी कर लो, बढ़िया लाइफ हो जाएगी, नाती पोते आएंगे, बच्चे हो जाएंगे, सुखी हो जाओगे। अब देखो बचपन से पेरेंट्स छल करके आए बच्चों से, बेटा सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। बचपन से पढ़ाई के नाम पर लॉलीपॉप दिखा दिया, नौकरी के नाम पर, फिर शादी के नाम पर, और फिर जब बच्चा कहने लगा हम तो चेक जाते थे, स्वाध्याय करते थे, बढ़िया आनंद आता था, तुमने फंसा दिया हमें। अब रोज रोज सुनते रहो सास बहू की लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, और पति बीच में पिस रहा है। बताओ सुखी हुए कि नहीं हुए? तो भैया सुखी होने के उपाय तो कर रहा है ना, सुखी हो जाओ सुखी हो जाओ, ये उपाय मेरा कैसा है? झूठा होगा। और कई बार तो ऐसा भी कहते हैं पंडित जी शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछता और ना खाए सही है कि गलत है? परिभाषा कहावत तो सुनी होगी, सही है कि गलत है? अज्ञानी के लिए एक बात लिखी है, किसी ने अज्ञानी के लिए लिखी है, ज्ञानी शादी करके भी नहीं पछताते, ज्ञानी शादी करके भी नहीं पछताते और नहीं करके भी नहीं पछताते। लड्डू की बात जो करे ना, शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछता है, नहीं खाए वो पछता है। ज्ञानी करके भी नहीं पछताते, अगर करके पछताते तो शांतिनाथ पृथुनाथ अरनाथ ने, चक्रवर्ती पद था उनका, चक्रवर्ती भरत ने 96,000 शादी की, वो कितना पछताना चाहिए? बोलो, वो तो हमसे ज्यादा दुखी होने चाहिए। भैया ज्ञान करके भी नहीं पछताते और नहीं करके भी नहीं पछताते। महावीर भगवान ने नहीं करी तो पछता रहे, अंतिम बार तो था एक बार शादी कर लेते फिर तो मोक्ष ही जाना था, लेकिन भैया वो नहीं पछताते। जो टैलेंटेड होते वो नहीं पछताते, और जिसके पास टैलेंट नहीं होता है वो पछताता। उसमें अगर भेद विज्ञान करना नहीं आए, हैंडल करना नहीं आए, वो पछताते। तो टैलेंट सच में अगर देखा जाए तो जो प्रयोजनभूत हमारा लक्ष्य जो है, सबका लक्ष्य सुखी होना। अब सुखी होने के लिए हम क्या चाहते हैं? जितने भी अभी एक उत्तर आएगा पैसा, कितना पैसा चाहिए बेटा? हाउ मच? जितने में आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाए, आपके नीड्स पूरी होने के लिए तो भैया समुद्र भी कम पड़ेगा, कितना चाहिए बताओ? सबकी अलग-अलग होगी। चलो तो अभी क्या कर रहे हो? 11th में हो। चलो अभी नौकरी लग जाएगी तो कितने का पैकेज चाहिए आपको? कितनी एक्सपेक्ट करते हो? वो तो वेरी करेगा ना। नहीं आप बताओ ना, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना मिले उतना का। ऐसे तो वो तो कहेगा हम 10,000 में रहना है। आप अपनी जो कंपनी वाले भी आप उधर बोलो कंपनी में आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, जितना दे दो उतना आ जा बेटा 10,000 दे रहे हैं। आप अपनी बताओगे कि नहीं, उसमें लिखना भी पड़ता है अप्रोक्सीमेटली कितनी हम चाहते हैं, लिखना पड़ता है कि लिखना पड़ता तो कितनी चाहिए? चलो कोई बार बता दो, सोचते रहोगे तो फिर वो नौकरी चली जाएगी। बताओ मिनिमम 50 लाख। मिनिमम 50 लाख, साल का कि महीने का? हाँ महीने का। चलो साल का आपको 50 लाख चाहिए, ठीक है?
50 लाख मिलेंगे तो सुखी हो जाओगे कि नहीं? आपको देखो अपनी परिभाषा ये है, जो अपने को चाहिए वो मिल जाए तो हैप्पी। हैप्पी की परिभाषा क्या है? आपने जो डिजायर खड़ी की वो मिल जाए तो खुश है कि नहीं? आपने ऑडी कार चाहिए, ऑडी कार मिल गई तो सुखी की दुखी? उस पल के लिए तो सुखी। नहीं, ऑडी कार की आपको डिजायर की इच्छा थी तो ऑडी कार आपको मिल गई तो सुखी ना? बहुत दिनों से सोच रहे थे कार लेना है, कार लेना है, और वो चीज मिल गई तो सुखी ना? ठीक है। अब देखो इसने कहा मुझे 50 लाख का पैकेज चाहिए सारा, ठीक है। अब आप भैया दोनों दोस्तों साथ में बैठे रहते, वो दोस्ती होते हैं। अब देखो ये दोनों दोस्त हैं, बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज में पढ़े और पढ़ाई भी साथ में की। अब दोनों में से एक तो कमजोर हो गई। कौन कमजोर है? वो भी मतलब थोड़ा सा 2-5 मार्क्स के अंदर आगे पीछे 2-5 मार्क्स का कह रहा हूँ, ज्यादा कमजोर नहीं। समझो ये भैया जो है, क्या नाम भैया? दायित्व। नाम भी बहुत अच्छा है, कर्तव्य एवं दायित्व का पालन करना चाहिए। तो देखो दायित्व बहुत माने अच्छा पढ़ता लिखता है, लेकिन 2-5 नंबर। आपका नाम भैया? आदर्श और दायित्व दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। आदर्श के हर बार एग्जाम के अंदर 5% ज्यादा ही आते हैं और दायित्व के 5% कम आते हैं। अब हर बार आदर्श है वो दायित्व को नंबर थोड़ी बहुत नकल करा देता है। क्या करा देता है? नकल समझते हो? फिल इन द ब्लैंक वगैरह आप लोग करते हो कि नहीं? प्रॉपर चीटिंग बोलते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक नहीं आ रही होगी, इसका क्या आएगा, 2-3 ऑब्जेक्ट कर लेते ना। अब समझो आदर्श ने हर बार दायित्व की मदद की और हर बार आदर्श ही फर्स्ट आता था, अच्छे नंबर आते थे। अब जब फाइनल डिग्री मिलनी थी, वो परीक्षा थी, उस बार भी आदर्श ने दायित्व की मदद कर दी। अब पासा पलट गया, दायित्व के 5% ज्यादा आए और आदर्श के 5% कम आए, तो पासा पलट गया। अब दोनों ने एक ही कंपनी में, बचपन से साथ साथ थे, दोनों ने एक ही कंपनी में अप्लाई किया जॉब के लिए। अब तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 50 लाख चाहिए था तुम्हें। अब तुमने 50 लाख कहा तो कंपनी वाले ने तुम्हें 70 लाख का पैकेज दे दिया। कितना? अब तो और खुश हो जाओगे कि नहीं? भाई 50 चाहिए तो 70 लाख दे दी कंपनी, अब तो प्रसन्न हो जाओगे कि नहीं? और इसने भी अप्लाई किया दायित्व ने, और कंपनी वाले ने 5% ज्यादा थे, ज्यादा है तो फिर अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। इसको 1 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, तुम्हें 70 लाख का दे रहे हैं। अब बताओ सुखी होगी दुखी हो? 50 चाहिए थे, 70 लाख कंपनी दे रही है, 20 लाख ज्यादा मोर। बताओ सुखी होगी दुखी हो? अब ये तुम्हारा बॉस बन गया और तुम उसके सबऑर्डिनेट बन गए। अब बताओ क्या होगा? सब 50 लाख चाहिए थे और तुमको ऑडी कार थी तो ऑडी मिल गई, और इसको कौन सी 5 करोड़ की गाड़ी है? एम कैसे नाम है? मॉडल की क्या नाम है? रोल्स रॉयस। वो तो बहुत बड़ी एम से नाम है कुछ गाड़ी का। मर्सिडीज भी सस्ती आती है, मॉडल ऐसा कुछ नाम है। मर्सिडीज में और यार मेरा नहीं तो गाड़ी चिंता कर रहे हो। 1 करोड़ की कार, एक वॉच करके भी कार आती है, तो ऐसी 1 करोड़ की ऑडी मिली इसको, आदर्श को, और कंपनी ने इसको 5 करोड़ की कार दी। अब बताओ तुम सुखी हो कि दुखी हो? ऑडी कार चाहिए थी, ऑडी मिल गई। 50 लाख का पैकेज चाहिए था, 70 लाख मिल गया। बोला ऐसा चाहिए ना, तो 70 लाख मिल गया। सुखी की दुखी? तुम उस काम पे देखो, 50 लाख चाहिए तो 70 लाख मिला। अब जब इतना मिल गया तो मैं तो और एक्सपेक्टेशन लगा। एक्सपेक्टेशन छोड़ो, जितना चाहिए उससे ज्यादा मिला। तुम सुखी की दुखी? अभी तो आगे प्रमोशन होगा, सब कुछ, अभी सुखी। और घर पे बच्चे कहेंगे पापा यू आर माय ग्रेट पापा, ऐसा सब कहेंगे। और फिर जब ऑफिस में जाएंगे और तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा बॉस देखेगा, ए मिस्टर ढंग से काम करो, और तुम्हारे मुंह पे फाइल मारे, तब कैसा लगेगा? अच्छा बेटा, हर बार मैं ही तुम्हें नकल कराता था, हर बार तुम मेरे से ये करते थे, और 5% ज्यादा आ गए। अब बताओ दोस्त कैसा लग रहा है? समझ रही बात कहां से कह रहे? अब वो दोस्त कैसा लग रहा है? हर बार तुम नकल कराते थे, हर बार ये करते, इस बार पासा पलट गया और वो मेरा बॉस बन गया, उसके पर पैकेज ज्यादा हो गया, उसकी कार ज्यादा मिल गई। अब जिंदगी भर क्या करेगा? अरे यार उस दिन मैंने 5 नंबर की नकल नहीं कराई होती, आज मैं बॉस होता। और वो अब बताओ 50 लाख का 70 लाख मिला, गाड़ी भी मिल गई, फिर भी दुखी। समझ आ रहा है? पैसे से यदि सुखी होते तो उस समय सुखी हो जानी चाहिए।
जितना चाहिए उससे भी ज्यादा मिला फिर भी दुखी। इसका मतलब क्या हुआ? पैसे से एक भी जीव सुखी नहीं होता। आपको 50 लाख चाहिए थे, 70 मिले, फिर भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्या कह रहे? सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। यदि सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। असंतोषी अज्ञानी को कोई सुखी करने में समर्थ नहीं, और संतोषी ज्ञानी को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। और आगे बात करते हैं। अब 50 लाख 70 लाख का आपको पैकेज भी मिल गया। अब वो इतना पैकेज दे रहे हैं ना, 1 करोड़ की 5 करोड़ की कंपनी का गाड़ी दे रही है, एप्पल का लैपटॉप दे रही है, सब कुछ काम करने दे रही है ना, लेकिन आपको पता है कितना निचोड़ देती है कंपनी? सवेरे से लेकर रात तक ऑफिस जाना हो तो 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, और आजकल लैपटॉप कंपनी दे देती है, रात रात भर लगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अपना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला तो दूसरे को अच्छा बन गया तो प्रमोशन उसको मिल जाएगा। अब बताओ सुखी होने के नाम पर क्या कर रहे हैं? बताओ, ये टैलेंट है? टैलेंट तो हम उसको कहेंगे सदाशिव दास, पंडित सदाशिव दास जी, रत्नाकरण शावकाचार्य जी वसुंधरा लिखी है ना, 40 साल से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी थी, या कम भी हो सकते हैं, बहुत सालों से सैलरी नहीं बढ़ी थी। राजा को पता चला इनकी सैलरी नहीं बढ़ी, बहुत साल हो गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो राजा ने कहा भैया इनकी सैलरी 4 गुनी की जाए। वो पंडित जी बोले महाराज हमारी पगार आधी कर दो, और 8 घंटा काम करके तो 4 घंटा कर दो, हमको स्वाध्याय के लिए समय मिलेगा, हमारा गुजर बसर इतने में हो जाता है। इसका नाम है टैलेंट। और कंपनी कहे ओवर टाइम करोगे तो 10 लाख और देंगे, तो बताओ क्या करोगे? क्या चो 10 लाख मिल रहे हैं। लेकिन भैया आज जिस धन को कमाने के लिए आप अपना शरीर, शक्ति, समय, फैमिली के लिए जो समय देना चाहिए वो फैमिली के लिए समय नहीं दे पा रहे, परिवार के लिए समय नहीं है, रिश्तेदारों के लिए समय नहीं है, समाज के लिए समय नहीं है, और क्या कहे अपने लिए भी समय नहीं। बताओ ऐसा टैलेंट किस काम का? तो भैया ऐसे टैलेंटेड हमको तो नहीं बनना। टैलेंटेड किसे कहते हैं? कि भैया जिसके अंदर हमारे पास फैमिली के लिए समय हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, और जिसका मनी माइंड होता ना, जिसको पैसा पैसा, नींद में भी पैसा दिखेगा उसको, पैसे ही सपने में आएंगे, उसको टेंशन ही टेंशन होगी, सुबह प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो व्यक्ति दुखी रहेगा। और जब इतना सब कुछ करने के बाद शादी भी हो गई, और फिर इतना मेहनत कर रहे, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर पत्नी से तो फिर जो टेंशन बढ़ती है ना काम की, वर्कलोड की, वो फिर पत्नी के साथ झगड़ा होगा, उसमें लगी, और पत्नी भी कह देगी मिस्टर ज्यादा ये मत करो, तुमको 70 लाख वाले थे, 1 करोड़ वाला मिल रहा था मेरे पापा को, उसको रिजेक्ट कर दिया, तुमको सिलेक्ट किया। अब ऐसा जब कहे पत्नी 1 करोड़ वाला मिल रहा था, तुमको 70 लाख के हो, बताओ तब कैसा लगेगा? दिन रात लगे वो कमाने धमाने के लिए, घर परिवार के लिए मरे जा रहे हो, अब वो कह रही है 1 करोड़ वाला छोड़ दिया, बताओ कैसा लगेगा? पूरी मेहनत जो बचपन से पढ़ाई लिखाई और ये सब किया ना, सब पे पानी फिर जाए। ये है स्पेन कायदा, धिकारो ठिकानो ना रहेगा, ये धिक्कार मिलता है। पर में कर्तव्य करते हैं, पर में सुख मानते हैं, उसको ऐसा धिक्कार मिलता है। तो इसका नाम टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो ये है कि हमें दुखों से छूटने का उपाय होता है, प्रॉब्लम से सॉल्व, प्रॉब्लम्स जो होती है उस प्रॉब्लम्स के अंदर भी दुखी ना होने दे, उस प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशन निकाले, इसका नाम है टैलेंट। मैंने आप देखो और आगे बढ़ते, एक बच्चे ने उत्तर दिया ना, टैलेंट का नाम दूसरा अपन कहे तो डिसीजन मेकिंग पावर, इसका नाम है टैलेंट। क्या नाम है? डिसीजन मेकिंग पावर। माने एक कलेक्टर को कहो, एक आईएएस को कहो, एक डॉक्टर को कहो, सब्जी खरीदना नहीं आता। कितने बच्चे सब्जी खरीदना आता है? पढ़े लिखे अच्छे हो जाते, अच्छी पगार अच्छी हो जाती, कार में बैठे एकदम एसी ऑन करके बैठे, और पावर विंडो होता है ना, पावर विंडो बोलते क्या बोलते? पावर विंडो एक तो ऐसा होता है, पावर ताकत लगानी पड़ती है वो पावर, और एक पावर कैसे भी बटन दबाया वो पावर विंडो। अब वो विंडो खुला, वो सब्जी वाले से कहा भैया 1 किलो सेब बांध लेना, 1 किलो टमाटर दे देना, और गाड़ी में बैठे बैठे आराम से। कितने हुए? अच्छा पेट ही है, चलो बताओ सब्जी खरीदना आया कि नहीं आया? और घर जाके सब्जी निकाली, टमाटर है, 1 किलो टमाटर लिए, 200 ग्राम अच्छे निकले, बाकी सड़े हुए।
सेब लेकर के आए, एप्पल लेकर के आए, स्टिकर लगे हुए, सड़ा हुआ। बताओ ये टैलेंट है कि नहीं है? जीवन जीने की, डे टू डे लाइफ की, यदि हमें लाइफ जीने के लिए नहीं आए तो उसको हम कैसे टैलेंटेड कहेंगे? पैसा कमाना ही टैलेंट नहीं होता। पैसे को कैसे खर्च करना, कहाँ खर्च करना, कितना खर्च करना, ये डिसीजन मेकिंग पावर ही एक टैलेंट है। समझी बात? वही नहीं आया तो क्या टैलेंट बताओ? अच्छे और वो जब जब आपकी कार उस सब्जी वाले के आगे रुकेगी ना, वो प्रसन्न हो जाएगा। कौन? सब्जी वाला। अरे सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। हाँ सेठ जी, ये लो, बांध के रखा है पहले से ही। वो भी समझ गया इनको आता नहीं है कुछ खरीदना, लूटो। ऐसा है भैया। तो सब्जी खरीदना नहीं आए तो काय का टैलेंट? आजकल के बच्चों को गर्मी के दिनों में डिसीजन मेकिंग बता रहे टैलेंट डे टू डे लाइफ का। प्यास बुझाने को क्या करना पड़ेगा बेटा? गर्मी के दिन है, प्यास बुझाने को क्या करना पड़ेगा? ठंडा पानी और चुपी बाहर कोका कोला मजा बताओ। ये जितने लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये बाहर के सब करते ना, अब देखो ये सब नहीं करने के लिए सब देखो, इसकी लागत आप देखो कोका कोला वगैरह की 2-3 रुपए से ज्यादा नहीं है। एक्सेस क्वांटिटी में बनता है ना प्रोडक्ट, इतना सारा 2-3 रुपए से लागत नहीं है। और कितने की बोतल आती है कोका कोला इसकी? 35 रुपए, 45 रुपए बताओ। और 45 रुपए की और कितने एमएल आती है? 200 एमएल होगी, कितनी होगी यार? जो पीते हो उन्हें बताओ। अब वो भी सुना बहुत अच्छी बात बता रहे। अब प्यास बुझानी है, अब वो कोका कोला और तमाम चीजें पीने लग जाते हैं, करना चाहिए और ढक्कन खोलते हैं, कोका कोला ठंडा मतलब कोका कोला। और मम्मा कह रही बेटा सिकंजी बनाई है, अरे अम्मा तुम सिकंजी पियो, हम कोका कोला। अभी कहाँ से कौन से मंगल ग्रह से आया कोका कोला कहता है भैया कंपनियां ठग रही है, 3 रुपए के पानी को 45 रुपए में बेच रही है और खूब सांस से पी रहे हैं। अब सिकंजी आप लेकर आओ, 2-4 नींबू कितने के आएंगे? 20 रुपए किलो, कम से कम 5 रुपए का नींबू महंगे हो जाते गर्मी के दिनों में। अब 20 रुपए के 4 नींबू, अब 20 रुपए के 4 नींबू में कितने लोग सिकंजी पिएंगे? पूरा परिवार पी लेगा। 4 नींबू के अंदर, बड़े बड़े नींबू 4, पूरा परिवार सिकंजी से पी सकता है और बढ़िया ठंडक से एक सुकून मिलेगा। और कोका कोला में कितने पिएंगे? अरे ये थोड़ा थोड़ा आधा सिप पीना महंगा है, 45 का है। अब देखो पानी की बोतल 20-25 रुपए की आती है, बिस्लरी वगैरह 20 रुपए की। अब ट्रेन में सफर कर रहे हो और 20 रुपए की बोतल ली आपने और बार बार, गर्मी के दिन है, और बार बार पप्पू मम्मी भी नहीं बोलते मॉम आई वांट वाटर। अब तो पिया ना कितनी बार मांगेगा? अब गर्मी के दिनों में 25-30 रुपए की बोतल कैसी लग रही है आपको? अभी तो पिया। और घर से अपना पानी लेकर के गए हो उबला हुआ ठंडा करके, और ठंडा भी करने के अपना बढ़िया देसी फ्रिज, उस गर्म पानी के पतीले को, वो पात्र को ठंडा एक कपड़ा लगा दो, बढ़िया ठंडा हो जाता है। नहीं हो जाता? सफर में कितना ही पीना है पीते रहो। और या बिस्लरी की बोतल लियो, अभी तो पिया था, कितना पानी पिया, ढोलो मत। अगर रेलवे में सफर करते ना, ट्रेन में, अब भोजन करना है, भोजन करना है, बताओ 20-25 रुपए के पानी से हाथ धो सकते हो? हाथ धो सकते हो ऐसे 3 बार? कोरोना में तो सबको 3 बार हाथ धोना सिखा दिया ना। अब 20-25 रुपए के पानी से 3 बार हाथ धो सकते हो? नहीं धो सकते। फिर कहाँ जाते हो हाथ धोने? ट्रेन में, बोले ट्रेन में कहाँ जाते हो? वॉश बेसिन होता है। और वॉश बेसिन का बताया आपको, आपने नहीं देखा हो तो, कोई भी वहां पर पानी पीता है, कुछ भी सब लोग पानी लेकर के आया और पीता है, तो वहां पर स्पीडिंग करता है। स्पीडिंग समझते हो? कुल्ला करता है। अब कोई गुटखा खा करके आया, पान खा के आया, कुल्ला करता है। अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना हो तो गेट के पास खड़े होकर के ऐसे देखना, जितने लोग आते हैं वो कुल्ला करते हैं और वो सब नल पे ही गिरता है। और अपने थोड़े जैन साहब थोड़े अच्छे होते हैं ना, उस नल के ऊपर भी थैली लगा देते। हम तो भैया छान के पीते, और छान के पी रहे, उसने थूका और तुम पी रहे हो। और एक बार तो एक महिला बच्चे को पट्टी कराई थी, वहां बराबर धोनी पाई, पानी नहीं आ रहा था, वही वॉश मशीन पे और वहीं पे आके पानी पी रहे, कुल्ला कर रहे हैं। बताओ
कई लोग बोतल मुंह लगा के पीते हैं, बोतल को मुंह लगा के पिया और मुंह लगा के पीने के बाद उसी से मुंह धो रहे हैं। बताओ ये टैलेंटेड, बड़े लोग ये टैलेंटेड। तो भैया आप खुद ऑब्जर्वेशन करना सीखो कि वो नल को आप छूते हो, पानी पीते हो, वहां का हाथ धोते हो, वो नल छूने लायक नहीं है। वहां पर सफाई कर्मचारी जो होते हैं ना, वो भी वहां आकर के छूते हैं, वो भी सब वैसे ही करते हैं। बताओ कैसे छूओगे? मैंने छूने लायक नहीं है वो नल। अब घर से ही पानी लेके गए हो, उसी से हाथ धो, थोड़ा एक बोतल में खर्चे के लिए पानी हाथ पाथ धोने के लिए रख लो और पानी पीने का घर से रख लो। मैंने खुद सीखो कैसे किया जाता है, ये है टैलेंट। बाहर यात्रा करना है तो कैसे यात्रा की जाए, कहां पर कैसे पैसे खर्च किए जाए, कैसे क्या किया जाए, ये टैलेंट है। तो कहां तक बताए भैया, जीवन जीने की कला नहीं आए और बाकी सब करना आए तो वो टैलेंट नहीं है। मैंने देखो बीमार हो जाते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार को, आप लोग को जरा सा सर्दी जुकाम हो गया तो क्या करते हो? थोड़ा हेल्थ की बात करते हैं। मुझे लगता है एक सेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। तैयार हो? तैयार हो करेंगे, देखते हैं पब्लिक जो बोले टीआरपी बढ़ेगी तो करेंगे, नहीं तो फिर सुनते रहो। कि भैया क्या बता रहे थे अभी? हेल्थ के लिए बता रहे थे कि लोग नाना प्रकार से पैसे इतने बर्बाद कर लेते हैं खाने पीने के नाम पर। जरा सा सर्दी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं और डॉक्टर लिख के देता है वायरल है, वायरल है। माने जिस शरीर को साथ लेकर के चल रहे हो उस शरीर का इलाज तक नहीं पता सामान्य का। एसिडिटी हो जाती है तो क्या करते हो भैया? एसिडिटी की गोली खा लेते हैं, एसिडिटी हो गई, साइनस हो गया, सर्दी जुकाम मेरे को साइनस बहुत रहता है, सिर दर्द होता है, नाक से ऐसा होता है मेरे को, तो डॉक्टर सजेस्टेड मी ये करो ये करो, तो नाना प्रकार के उपाय करते हैं। एसिडिटी हो गई, सिंपल इलाज है, सवेरे 4-5 ग्लास पानी गुनगुना करो, 1 चम्मच उसमें सेंधा नमक डालो, 4-5 ग्लास पानी सवेरे पी जाओ, वो खारा पानी, और उल्टी कर दो, सारा एसिड बाहर। अब अपन क्या करते, कोई डॉक्टर इंडिया में बहुत है, घर घर में मिल जाएंगे, ठंडा दूध पी लो, एसिडिटी समन हो जाएगी। ठंडा दूध पी लोगे तो समन हो जाएगी। कितने लोग उपाय करते हैं ऐसा, ठंडा दूध पी लो, ठंडा ये कर लो। अब आपने एसिड को दबाया, एसिड को शरीर में नहीं, एसिड को दबाया, अब वो एसिड अंदर होते 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 पथरी बनाएगा। इतनी सी चीज थी, 4-5 ग्लास पानी गुनगुना करो, खारा करो, पी जाओ, उल्टी कर दो, वो पूरा एसिड बाहर आ जाएगा। सिंपल उपाय, छोटी छोटी ये चीजें हैं, अप्लाई करोगे, प्राकृतिक बोलते इसको, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी। इस तरह से इतने सरल सरल उपाय है और वो तो अपन करते नहीं है। अब डॉक्टर के पास आते हैं, वायरल है, आपको इन्फेक्शन हो गया है, स्टमक इन्फेक्शन हो गया है, ये जितने भी डिसीज है वो सारे डिसीज पेट से होते हैं। अब जो कुछ भी खान पान करते हो उस खान पान से सारे रोग आते हैं। नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका इंटरव्यू लिया अक्षय कुमार ने। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप इतना सब कुछ आपका ये है, आपको यदि सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप क्या करते? मोदी जी से प्रश्न पूछा, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो मोदी जी क्या कर रहे होंगे? उनके लिए तो अमेरिका का डॉक्टर भी खड़ा हो जाए, होगा कि नहीं होगा, और लंबा चौड़ा बिल बन जाए। लेकिन मोदी जी ने उत्तर दिया, मैं 3 दिन उबला गर्म पानी पीता। क्या करते हैं? 3 दिन उबला गर्म पानी पीते, बस बोले अनाज वगैरह नहीं खाता, 3 दिन में सही हो जाती जुकाम। तो अपने देश के प्रधानमंत्री इतना फॉलो करते, सोचो। अभी जो एक और चीज बतानी थी, समय तो आपका होने आ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री जी का अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा प्रसंग याद आ रहा है कि देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री, वर्ल्ड फेमस ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश पर अभी ये संचालन कर रहे, देश का वर्ल्ड फेमस है। कोई देश के प्रधानमंत्री का आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा कि जो उनकी माता जी है हीरा बहन है ना, हीरा बहन माता जी उनकी, जब उनके पास भी वो गए थे, और क्या प्रसंग आपको पूरा याद नहीं, लेकिन गए थे, उनकी माता की चरणों में नीचे गए। जो देश को चलाने वाला व्यक्ति, प्रधानमंत्री जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो माता जी के चरणों में बैठा, उनके लिए शॉल लेकर के गए तो किसी आदमी के हाथ में नहीं, अरे मेरी माता के लिए लेके जा रहे, खुद अपने हाथ से लेकर के गए थैली,
उतने बड़े देश के प्रधानमंत्री थोड़ी ना हाथ में झोला पकड़ेंगे, लेकिन नहीं, मेरी माता के लिए लेके जाए। अरे देश का प्रधानमंत्री मिलने नहीं जा रहा है, उस माता का पुत्र मिलने जा रहा है, तो हाथ में झोला लेके गए, माता के चरणों में बैठे, माता के चरणों को धोया, ऐसे लगाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये माता की कृपा से। बताओ कितने लोग हैं माता पिता की सेवा करते हैं, कितने लोग हैं माता पिता के चरण छूते। बताओ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक आदर्श है। लौकिक जीवन में देखो प्रधानमंत्री होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जिसको मैंने बताओ, अगर वो ऐसे रूखे सूखे व्यवहार करते हो माता से और ऐसा देश को चला रहे हो तो कितने लोग मोदी जी की प्रशंसा करेंगे। उस दिन सारे अखबार वालों ने, सारे मीडिया ने उसको कवरेज दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देखो अपनी माता के चरणों में बैठे, क्योंकि आज पुत्र के रूप में बैठे। इसको कहते हैं टैलेंट। इतना देश के प्रधानमंत्री होने पर भी वो माता और पुत्र का जो व्यवहार है, माने जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को नहीं भूलिए है। विदेशों में भी गए तो जो फॉलो करते हैं 7 दिन तक उनके जो नौ दुर्गा वगैरह आते हैं तो 7 दिन तक वहां का भोजन नहीं किया उन्होंने, सिर्फ नींबू पानी पीते थे। ये उनकी संस्कृति को फॉलो करते हैं, देश की भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं। और हम विदेश चले गए तो और अपने उसमें लिखते हैं ना, कोई विदेश जाए तो अपन फॉर्म वीजा के लिए अप्लाई करके वहाँ लिखते हैं कौन सी कास्ट है क्या है, जैन लिखते हैं ना, तो वो लोग उसका ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? जैसे ही आप फ्लाइट में बैठोगे, अभी मैं गया था 21 दिन के लिए अफ्रीका गया था, वहाँ मुझे स्वास्थ्य कराने स्वास्थ्य सागर में थे वहाँ पे नैरोबी में। तो वहाँ पर जैसे मैं फ्लाइट पे बैठा और सब बैठ गए, उड़ान भरी, टेक ऑफ हुआ और फिर जब मील बढ़ते ना, भोजन बढ़ता है, जेंट्स मिस्टर जैन आपके लिए मील, हालांकि अपन तो खाते ही नहीं, बाजार का पानी की भी जरूरत नहीं, लेकिन वो पहले जैनों को प्रेफर करते हैं। सब ये बाकी सब हाथ कोई और चीजों को लग जाएंगे। उसके फॉर्म में वेज, नॉन वेज और जैन ये 3 नाम होते हैं। ईसाइयों का भोजन, सिखों का भोजन और कास्ट का भोजन नहीं, वेज, नॉन वेज और जैन, जैनों का दर्जा उसके अंदर दिया है। सोचो, पर हम विदेश जा रहे, कहीं जा रहे हैं और कोई कहे जैन साहब, अरे हम सब चलता है, आलू प्याज दिन रात सब चलता है। ये आपने क्या किया? तारण स्वामी का, दिगंबर शासन का, वीर शासन का झंडा नीचे गिरा दिया आपने। हमें सब चलता है, हम वैसे जैन नहीं। आपने क्या किया भैया? भैया सारा देश आज जैन के नाम से इतना फेमस है। जैनी ऐसे होते, जैनी ऐसे होते, जैनी दिन में भोजन करके रात को भोजन नहीं करते, आलू प्याज गलत नहीं खाते, ये जैन होते हैं। और वहां पर हमें सब चलता है। वो आप लहसुन वाली चटनी देना, थोड़ी वो वाला सॉस देना, बताओ वो क्या सोचेंगे वो लोग। भैया कहीं सोशल प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और जहाँ जैनों का सम्मान हो तो कम से कम उस सोशल प्लेटफॉर्म पे ये मत कहना हमें सब चलता है। उतनी देर के लिए अपनी जो लिप्सा है, खाने की आसक्ति, उसको रोक लेना। जैन शासन का झंडा नीचे मत गिराना। कहाँ क्या बोलना, कैसा प्रवर्तन करना, ये टैलेंट है। और दूसरे पॉइंट तो रह गए भैया, थोड़ी सी और चर्चा करते। बैठना है कि जाना है? बैठना है ना, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। हालांकि लेट जाते हो तो हमें लेट छोड़ना पड़ता है, और थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। बहुत सुंदर। अपन चाहते हैं कि एनी हाउ पैसा आए, कमाने के लिए अपन चाहते हैं एनी हाउ पैसा आए। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा भैया। लेकिन भैया जो ऐसा चाह रहे थे ना, एनी हाउ पैसा आए, ऐसा है ऐसा है, वो आज जेल में है। एक नयन सुखदास जी हुए हैं, नयन सुखदास, उनकी 12 भावना लगभग 40 पेज की है। उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर 12 भावना में लिखी। सुमति भाई साहब के पुकार से भी आपने शायद वो पंक्तियां सुनी होगी। तेरी सत्य व्यसन की यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए मीर वजीर बांध कर बस्ता, कोई पास वकील न आया जिनको मती कानून सिखाया, तू बड़ा घोर दुख पाया, तुझे किन हुआ न बचाया। तेरे सत्य व्यसन के यार जो थे ना, अरे खूब करो, नंबर दो, खूब ये करो,
अरे खूब मलाई मारो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कौन देखने वाला है, खूब टैक्स चोरी करो, खूब ये करो। लेकिन जब नरक में गए या जेल में गए, वो जो सलाहकार थे वो कहा है, वो तो आराम से बैठे हैं, पर तुम उसका फल भोग रहे हो। कभी तो हिंसा करे असत उचरे, कि पर धन हरे छले पर नारी, क्यों बांधे पोट परिग्रह पापाचारी। कि भाई जो तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। रोज कथा के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं संगीत में कि ये टैलेंट नहीं है भैया, टैलेंट तो असली ये है